गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज के इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे टेंस का। हम टेंस ये जो टॉपिक है इसे बड़े आसान तरीके से समझेंगे और आप यकीन मानें जब ये क्लास ख़त्म होगा, और चूंकि टेंस एक लंबा टॉपिक है इसलिए पूरे टेंस को कवर करने में 2 से 3 वीडियो अपलोड करने पड़ेंगे और आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ समझिएगा। आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। अब आइए शुरू करते हैं और हम ये जानते हैं सबसे पहले कि टेंस की उपयोगिता क्या है, हम टेंस क्यों पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है TENSE, टेंस की स्पेलिंग है TENSE। हम टेंस पढ़ते हैं, इसके कई उद्देश्य हैं जिनमें से मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हम हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएँ, इसलिए भी हम टेंस को पढ़ते हैं। इसके अलावा एग्जाम में टेंस से संबंधित गलती पूछी जाती है, इसलिए भी हम टेंस को पढ़ते हैं। लेकिन अभी जब हम टेंस को पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है टेंस को पढ़ने का कि हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए, हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे अनुवाद किया जाए। आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं, क्या अंतर होता है हिंदी के वाक्य में और इंग्लिश के वाक्य में। जैसे हिंदी में लिखा हुआ है राज कल यहां नहीं आया, राज कल यहां नहीं आया। अब अगर इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो हम लिखेंगे राज डिड नॉट कम हियर स्टडी। जब आप दोनों का विश्लेषण करते हैं तो आपको यह पता चलता है कि हिंदी के वाक्य में भी राज सबसे पहले, इंग्लिश के वाक्य में भी राज सबसे पहले। लेकिन हिंदी के वाक्य में राज के तुरंत बाद कल है और इंग्लिश के वाक्य में कल का स्पेलिंग एकदम अंत में आया। हिंदी के वाक्य में कल के बाद यहां यह शब्द है, लेकिन इंग्लिश के वाक्य में अंत वाले शब्द से एक शब्द पहले है यहां। और हिंदी के वाक्य में आप देखेंगे तो आया कम, आया हिंदी में सबसे अंत में है, लेकिन इंग्लिश के वाक्य में यहां बीच में है। कहने का मतलब ये है, ये जो हिंदी वाक्य है इसकी रचना अलग है, इसमें शब्दों का क्रम जो लिखा है वो क्रम अलग है, और इंग्लिश की जो वाक्य है उसकी रचना अलग है। इंग्लिश के वाक्य में लिखे गए शब्दों का क्रम अलग है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है जानना कि वाक्य की रचना आखिर क्या होती है इंग्लिश की। क्योंकि हिंदी हम बोलते आए हैं तो हिंदी बोलना हमारे लिए बहुत कठिन काम नहीं है, आसान काम है। हिंदी पढ़ना भी हमारे लिए बहुत कठिन काम नहीं है, आसान काम है। लेकिन इंग्लिश हमारे लिए कठिन काम इसलिए है क्योंकि इंग्लिश के वाक्य की जो रचना है वो हमें नहीं समझ में आती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंग्लिश के वाक्य की रचना आखिर क्या है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश के वाक्य की रचना जान जाएंगे तो आप बड़े आसानी से हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। और अगर आप ये नहीं जान पाते हैं कि इंग्लिश के वाक्य की रचना क्या है तो आप यकीन माने कभी भी हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में कभी ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंग्लिश के वाक्य की रचना क्या होती है, और ये इंग्लिश में जब हम टेंस पढ़ते हैं तो उसमें वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं। जब हम टेंस पढ़ते हैं तो टेंस पढ़ते समय सेंटेंस 4 तरह के होते हैं, ये हम मान करके पढ़ते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आप बोर्ड पर देखिए, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसको पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की रचना क्या होती है। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नकारात्मक शब्द जैसे नहीं या कभी नहीं ये नहीं होते। ना ही अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, ये सब शब्द नहीं होते। इसमें सिंपल
वाक्य होता है, साधारण सा वाक्य होता है, तथ्य को स्वीकार किया गया होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की रचना कैसे होती है? सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अंत में अदर वर्ड लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वाक्य लिखा हुआ है, राज किताब पढ़ रहा है। अब आपको वाक्य की रचना पता चल गई। अब आपको ये पता चल जाए कि इस वाक्य में कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सा मेन वर्ब लगेगा, तो वाक्य को आप बड़े आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। अब अंत में रहा है आया, इसलिए इस वाक्य में इज, आर, एम, ये 3 हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा। राज एक वचन है, इसका मतलब इज लगेगा। और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि रीड होता है पढ़ना, आईएनजी हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको जब टेंस शुरू करेंगे तो समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इसके लिए आप निश्चित रहिए, घबराइएगा नहीं। अभी मैं बस आपको ये समझा रहा हूँ कि वाक्य की रचना किस प्रकार होती है और किस तरह से इंग्लिश के वाक्य को हम बनाते हैं। तो आइए, ये आपको पता चल गया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस है, इस रचना पर हम इसको रखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो काम करता है या जिसके बारे में बात होती है। इस वाक्य में काम क्या हो रहा है? पढ़ रहा है। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राज। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? राज। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देते हैं, राज। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज। अब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। पढ़ना, पढ़ रहा है, ये मेन वर्ब है, रीड मतलब होता है, तो हो जाएगा रीडिंग, READING, रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है, तो ए बुक, ये आपका हो गया। अब ये जितनी रचना लिखी हुई है वाक्य की, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस का हो, नेगेटिव सेंटेंस का हो, इंट्रोगेटिव का हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का हो, ये वाक्य की रचना आपके दिमाग में होना चाहिए। तब आप किसी भी सेंटेंस को, चाहे वो सेंटेंस छोटा हो या बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो, उसको आप इंग्लिश में बड़े आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो जितना वाक्य मैं आपको समझा रहा हूँ वो सब आप याद करते हुए चलिएगा, और कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे तो आप इन सबको लिखते हुए चलिएगा। आइए अब अगला सेंटेंस देखते हैं, निगेटिव, NEGATIVE, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस जो होता है, इस वाक्य में नहीं या कभी नहीं इस तरह के शब्द आते हैं। निगेटिव जो वाक्य होता है, इसमें तथ्य को इनकार किया जाता है, नकारा जाता है। देखिए, जैसे राज किताब नहीं पढ़ रहा है, इसमें आया नहीं, इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा हो गया? निगेटिव हो गया। और निगेटिव सेंटेंस के वाक्य की रचना होती है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब, तब ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ब। आप जितना भी सेंटेंस पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब ये अपने स्थान पर बने रहते हैं। जो भी परिवर्तन होता है वो हेल्पिंग वर्ब में होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अफर्मेटिव था तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब था, अब नेगेटिव आ गया तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या है? राज। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद, चूंकि ये नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए नॉट लगेगा। मेन वर्ब वही, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहा है? किताब, ए बुक। बहुत आसान है। आप जब सब्जेक्ट को पहचान जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को पहचान जाएंगे, ऑब्जेक्ट को पहचान जाएंगे और वाक्य की रचना आपके दिमाग में होगी, तो आप किसी भी सेंटेंस को बड़े आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। आइए अगला हम देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें प्रश्न पूछने का भाव व्यक्त होता है। इसमें प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, क्या, कैसे, ये सारे शब्द पाए जाते हैं। और जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम 2 रचना पढ़ते हैं। एक वो रचना होती है जिसमें क्या, ये जो शब्द होता है क्या, ये वाक्य में पहले आता है। दूसरा वो रचना होती है जिसमें क्वेश्चन वर्ड जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये वाक्य के बीच में आता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, जब वाक्य में क्या, ये जो शब्द है ये पहले आए। किसी भी सेंटेंस में अगर क्या शब्द पहले आता है तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिए। और मैंने आपसे कहा था ना कि सब्जेक्ट,
मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का स्थान नहीं बदलता है, जो भी बदलाव होता है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में होता है। अब जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ गया है। आइए स्ट्रक्चर है इसका, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब। एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या राज किताब पढ़ रहा है, लिख लेते हैं इसको, पढ़ रहा है। अब इसमें क्या शब्द पहले आया, तो जब क्या शब्द पहले आया तो वाक्य में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा ये पहचान लीजिए और हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख लीजिए। इसमें लगेगा इज, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट राज, फिर मेन वर्ब वही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, रीड माने होता है पढ़ना, आर ई ए टी रीड, आईएनजी जोड़ देंगे हो जाएगा रीडिंग। क्या पढ़ रहा है, किताब, तो ए बुक। वाक्य की रचना के हिसाब से आप शब्द को रखते चले जाइए, वाक्य ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब आइए दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। यहाँ पे देखिए, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं, उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसी को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम, राज किताब कब पढ़ रहा है, इस तरह से बनाते हैं इसको, राज किताब कब पढ़ रहा है। अब ये जो क्वेश्चन वर्ड है कब, क्यों, कैसे, ये अगर बीच में आता है तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही लिख देते हैं। कब किसके मतलब होता है, व्हेन, WHEN, व्हेन। अब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, फिर इस स्ट्रक्चर का अनुसरण करेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज, फिर सब्जेक्ट राज, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब वही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, रीड माने होता है पढ़ना, क्या हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, किताब, तो ए बुक। बहुत आसान है, बस आप वाक्य के स्ट्रक्चर को जानें, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को पहचानें। और स्ट्रक्चर भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो भी परिवर्तन होता है वो हेल्पिंग वर्ब के स्थान में होता है। अब देखिए नेगेटिव बना तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया, इंट्रोगेटिव जब बना तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ गया, और यहाँ जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, इस स्ट्रक्चर का अनुसरण कर लेते हैं। अब अंतिम जो है जो वाक्य है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसको हम देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये ऐसा वाक्य होता है जिसमें प्रश्न पूछने का भी भाव व्यक्त होता है और उसमें नकारात्मक शब्द भी होता है, यानी कब, क्यों, क्या, कैसे, ये शब्द भी होता है, और नहीं या कभी नहीं ये शब्द भी होता है। और जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है उसका भी दो स्ट्रक्चर होता है, एक में क्या शब्द पहले आता है और दूसरा ऐसा वाक्य होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो बीच में आता है। तो देखते हैं, जब क्या पहले आए तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बस नॉट बढ़ा देते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या था, नॉट नहीं था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट बढ़ा देते हैं। उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। आइए एक वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बनाते हैं। क्या पहले आया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, राज एक वचन है तो इस लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट राज, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, रीड माने पढ़ना, आईएनजी जोड़ देंगे क्योंकि मेन वर्ब लिखना है, इसके बाद READING, रीडिंग, क्या, किताब, तो ए बुक। अगर हम देखते हैं सर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है ना, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड ही लिख देते हैं, उसके बाद इस स्ट्रक्चर का पालन करते हैं। सब बहुत आसान है, टेंस की रचना को याद करना भी बहुत आसान है। आइए समझते हैं, एक वाक्य लिखा हुआ है, राज किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो अब क्यों, ये क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले इसको लिख देंगे वाई, फिर सब्जेक्ट राज, सॉरी क्वेश्चन वर्ड, फिर इस रूल का पालन करते हैं ना, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, इज, फिर लिखेंगे सर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राज, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाना है, नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब वही, अब मेन वर्ब क्या क्या लगेगा यहाँ पर, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी,
READING रीडिंग, क्या? किताब, तो ए बुक। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, ये टेंस बदलने के साथ साथ बदलता रहता है। जब हम टेंस पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सा मेन वर्ब लगता है। जब आपको वो समझ में आ जाएगा तो कोई भी वाक्य रहेगा, उस वाक्य के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को आप पहचान करके उचित स्थान पर रख देंगे तो वाक्य की रचना हो जाएगी। तो आज हमने ये जाना कि वाक्य की रचना किस प्रकार होती है, हिंदी के वाक्य को इंग्लिश के वाक्य में कैसे बनाया जाता है, और ये जितना वाक्य हमने पढ़ा है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसे आप जो है कॉपी में लिख लीजिएगा, बढ़िया से उसको याद कर लीजिएगा। और जब हम टेंस पढ़ते हैं तो इन वाक्य की रचना की हमें बेहद जरूरत पड़ने वाली है, और ये जब वाक्य की रचना आपको याद रहेगी तो टेंस में जो वाक्य हम जो है इंग्लिश में बनाएंगे उसे आप बड़े आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। समझ में अगर आपको आया है तो लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।